Welcome students to Synopsis IAS. I am Dr. Mohammad Zia and this is our World History Series. पिछले सेशन में हमने बात की थी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की और आज हम शुरू करेंगे एक तरीके से द मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री और द वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी और आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्टिंग वन एंड दैट इज वर्ल्ड वॉर वन. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट अ हिस्ट्री एज एन एकेडमिक्स क्लास. तो हम यहाँ पे वर्ल्ड वॉर वन के कॉजेस और कॉन्सिक्वेंसेस की बात करेंगे. हम यहाँ बात नहीं करेंगे कि व्हाट वाज द कोर्स ऑफ द वॉर. दिस इज मोर फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल पीपल कि व्हाट वाज द कोर्स ऑफ द वॉर. यहाँ पे बिकॉज दिस इज फॉर जीएस मेंस तो हम यहाँ पे सिर्फ कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेस की बात करेंगे. सो आइए शुरू करते हैं. वर्ल्ड वॉर वन. सो वर्ल्ड वॉर वन और द ग्रेट वॉर, एक्चुअली वर्ल्ड वॉर वन तो उसे बाद में कहा गया. इट वॉज बेसिकली द कॉल्ड एज द ग्रेट वॉर इनिशियली. और क्या हुआ था एक्चुअली, हुआ यही था कि इट वाज द फर्स्ट, अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स हम समझना चाहें वर्ल्ड वॉर वन के, इट वाज द फर्स्ट मास ग्लोबल वॉर of the industrialized age. So after the industrialization, this was considered as the first global war. इसे ग्रेट वॉर भी कहा जाता है. अब इसका जो अगर कहें, obviously war is between whom? War is between here two groups were there, the allies and the central powers. allies में कौन कौन था? ब्रिटिश एम्पायर था, फ्रांस था, रशियन एम्पायर था. वर्सेस सेंट्रल पावर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी. व्हाई दे वर कॉल्ड एज सेंट्रल पावर? क्योंकि यूरोप के सेंट्रल हिस्से में थे. नाउ इफ वी सी व्हाट वाज द कोर्स ऑफ एक्शन हियर, यस, सो ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और जो अलायंसेस थे, जो ट्रिपल अलायंस जिसे हमने कहा, इटली, बाद में इटली जो है वो चेंज करेगा अभी, और ये था ब्रिटेन, दिस इज फ्रांस, दिस इज रशिया. रेस्ट इसमें भी कोई इन्वॉल्व और नहीं था. व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द वॉर? सबसे पहले जो मेन कॉज था वो था इंटरनेशनल एनार्की. हमने देखा कि किस तरीके से जब हम यूनिफिकेशन की बात करते हैं जर्मनी और इटली के, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स थे. कभी जर्मनी ऑस्ट्रिया पर अटैक कर रहा है, कभी फ्रांस के साथ मिलकर इटली ऑस्ट्रिया पर अटैक कर रहा है. दे वर लाइक many things that were happening. Then conflicts between the imperialist countries, क्योंकि imperialism अपने आप में एक ऐसी चीज थी जो एक तरीके से कंट्रीज के हिसाब से उनका स्टेटस सिंबल था. स्टेटस सिंबल मतलब किसके पास कितनी, कहना चाहिए, पावर है, किसके पास कितनी ज्यादा कॉलोनीज हैं, यह तय करता था कि कोई कंट्री कितनी पावरफुल होगी. उसके अलावा हमने ये चीज़ देखी बहुत ज़्यादा उस वक्त हो रही थी, दैट वाज मिलिट्री अलायंस. कभी हम, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, यूनिफिकेशन के टाइम जर्मनी वाज लाइक वाज अ कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स. बिस्मार्क ने क्या किया? जर्मनी को यूनिफाई किया, लेकिन कभी उसने इटली के साथ अलायंस किया, कभी उसने फ्रांस के साथ अलायंस किया, और इस तरीके से बहुत ज़्यादा जो है वो अलायंसेस बन रहे थे. और इशू ये था कि ये जो अलायंसेस बन रहे थे ना, ये इकोनॉमिक अलायंस नहीं थे, ये मिलिट्री अलायंस थे. ये कैसे अलायंस थे? ये मिलिट्री अलायंस थे. अल्ट्रा नेशनलिज्म सबसे खतरनाक चीज थी ये, और इसी ने एक्चुअली ये अल्ट्रा नेशनलिज्म बाद में और ज्यादा आगे बढ़ेगा. लेकिन 20th सेंचुरी के बिगनिंग पे, मतलब मेकिंग जर्मनी ग्रेट, द ग्रेटनेस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर और द सुप्रीमेसी ऑफ द फ्रेंच, ये ऐसी चीजें थी जो बहुत ज्यादा लोगों के अंदर, कॉमन पब्लिक के अंदर जो है ये बहुत ज्यादा थी. तो ये अल्टरनेशनलिज्म बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रहा था. फिर बाल्कन वॉर्स. ये बाल्कन वॉर्स में क्या हुआ? ये बाल्कनाइजेशन या जो बाल्कन वॉर्स थी, इसे हम देखेंगे. एल्सेस लॉरेन बेसिकली एक बॉर्डर एरिया था, फ्रंटियर एरिया था बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी. और ये जो था ना, ये बहुत ज़्यादा मिनरल रिच था. ये बहुत ज़्यादा जो है मिनरल रिच था. और ये सारी चीज़ें वही जब कल्मिनेट हुई एंड देयर वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द वॉर, और वो हम देखेंगे वो क्या था. सो विल ट्राई टू सी एवरीथिंग इंडिविजुअली. फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट इंटरनेशनल अनार्की.
जैसे देयर वाज अ सीक्रेट एग्रीमेंट बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस अलाउइंग ब्रिटेन टू कंट्रोल इजिप्ट एंड फ्रांस टू टेक ओवर मोरक्को. ये अफ्रीका के अंदर एक्चुअली ये कॉलोनाइजेशन होता है. हुआ क्या था, जर्मन जब अम्पायर जो है वो यूनिफिकेशन के बाद जर्मनी ट्राई टू बिकेम एन इंपीरियल पावर. ठीक है, और जर्मनी इंडस्ट्रियलाइज अच्छे से हो रहा था. इट वाज गिविंग टफ कंपटीशन टू ब्रिटेन इन फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. और जर्मनी ने तब कोशिश की कॉलोनाइज करने की, एशिया में नहीं अफ्रीका में. सो अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, गुड इंडस्ट्री एंड दैट पावर ट्राइंग टू कॉलोनाइज. इसने एक्चुअली उस वक्त के जो दो बड़े सुपर पावर थे ब्रिटेन और फ्रांस, उनको एक डर हुआ कि कहीं ये जो हमारी सुप्रीमेसी है, ये जो इंपीरियल सुप्रीमेसी है, ये बहुत ज़्यादा खतरे में आ चुकी है और जर्मनी के आने से ऐसा ना हो कि हम अपनी पावर्स लूज करना शुरू करें. इसीलिए ब्रिटेन और फ्रांस ने क्या किया, दे हैड अ सीक्रेट अग्रीमेंट. दे हैड अ सीक्रेट अग्रीमेंट. जस्ट अ सेकंड. Okay. There was a conference in Hague. There was a conference in Hague. It was held twice. One was in 1882, another was in 1907. और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत हमेशा से पड़ रही थी, क्योंकि जो कहना चाहिए इंटरनेशनल पीस और इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स था, उसको रिजॉल्व करने के लिए कोई बॉडी नहीं थी. और ये बहुत वक्त से इस चीज़ की ज़रूरत हो रही थी. तो काफ़ी कोशिशें की गई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाने की या इस तरीके की. तो देयर वर टू कॉन्फ्रेंसेस व्हिच वर हेल्ड इन एट द हेग in 1882 and 1907. They both failed. There was no international organization like the League. Here League means League of Nations. Here League means League of Nations. In order to maintain law and order at that point, all nations were free to do anything according to their selfish will. Now this is very important word here, selfish will, क्योंकि जब ये conquest करने पे आते थे, जब ये अपनी imperialism को फैलाने की तरफ आते थे, तो they had no humanity or something. मतलब war was like their last resort. As a result of this, there was hatred and confusion which created chaos among the nations. So ये जो जरूर था, ये यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा था. ये एनार्किज्म जो था ना, ये यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा था. अब सुपर पावर्स बन रही थी. जर्मनी वाज देयर, रशियन एम्पायर वाज देयर, फ्रेंच वाज देयर, this your Austria Hungary was there. सो अब ये सुपर पावर्स जो हैं, ये आपस में छोटी छोटी कंट्रीज के साथ कोई अलाई कर रहा था, कोई किसी के साथ कुछ कर रहा था. दिस क्रिएटेड व्हाट, दिस क्रिएटेड एन इंटरनेशनल एनार्की विच वाज स्टार्टिंग फ्रॉम यूरोप. और जाहिर सी बात है, अगर यूरोप के अंदर एनार्की होगी तो उसने जिन दो लोगों को, सॉरी, जिन दो कॉन्टिनेंट्स को कॉलोनाइज कर रखा था, एशिया एंड अफ्रीका, वहां पर भी इस चीज का इम्पैक्ट दिखने लगा. नाउ इसी का इस एनार्की का ही एक फर्दर स्टेप वाज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंपीरियलिस्ट. जो ओल्ड इंपीरियलिस्ट कंट्री थी, दैट वाज ब्रिटेन एंड फ्रांस, वर्सेस न्यू इंपीरियलिस्ट कंट्री वाज जर्मनी. देयर वाज अ वेरी जर्मन शिप इंपरेटर का जो और उस वक्त हमने जब कॉलोनाइजेशन पढ़ रहे थे ना, तो हमने एक चीज बताई थी कि नेवल स्ट्रेंथ, that who is the king of the sea. जर्मनी ने क्या किया, बर्लिन से लेकर बगदाद तक रेलवे लाइन डाल दी. एंग्लो जर्मन नेवल कंपटीशन फॉर्म्ड एन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. और इनके बीच नेवल सुप्रीमेसी, between whom, between Britain and Germany became the one of the major reason. मतलब there was a race. और इंग्लैंड को ये लगने लगा कि जर्मनी ने ये जो यूरोप का बैलेंस ऑफ पावर है ना, इसे डिस्टर्ब कर दिया. इंग्लैंड ऑल्सो जब ये चीज हुई तो ये एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट और दिस एंग्लो जर्मन कॉम्पिटिशन, इसने इतना ज्यादा मिलिटराइजेशन कर दिया था कि दिस लेड टू द आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. अल्ट्रा नेशनलिज्म, पैन स्लैव मूवमेंट, Russian, Polish, Czech, Serb, Bulgaria, Greek. Or during the 19th century, nationalism paved
played a very important role in Europe. My country is great. So अभी जैसे इलेक्शंस के टाइम, अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के टाइम ट्रंप ने स्लोगन दिया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन. हिटलर ने भी दिया था, रिवाइवल ऑफ जर्मनी, मेकिंग जर्मनी ग्रेट, समथिंग लाइक दिस. ये एक्चुअली अल्ट्रानेशनलिज्म था, और ये लोगों के अंदर इतना ज्यादा डीप इसका इम्पैक्ट था कि एक्चुअली एक नेशनैलिटी या एक एथनिसिटी दूसरे को जो है ना, वो दुश्मन की नजर देखने लगी. देयर वाज अ पैन जर्मन मूवमेंट पोलिश इलाकों में, पोलिश एरियाज में या चेक एरियाज में या सब एरिया में, जो भी कहना चाहिए जर्मन पीपल थे, जो भी जर्मन लोग थे, वो जो है अपने आप को जर्मनी से कनेक्ट करने लगे. सो ये एक अल्ट्रा नेशनलिज्म था. फिर क्या हुआ? मिलिट्री अलायंस. मतलब अभी भी यूरोपियन कंट्रीज का दिल नहीं भरा, तो इन्होंने क्या किया, मिलिट्री अलायंस शुरू कर दिया. बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द होल यूरोप was divided into two rival alliances. Due to German occupation of Alsace and Lorraine, France was afraid of the war, concluded the dual alliance with Austria in 1867. 1882 में Germany, Austria, Hungary formed the Triple Alliance. In order to dominate the power of Germany, it's like this: France, Russia and England formed the Triple Entente. 1907. मतलब अब जो है ग्रुपिंग होने लग गई. और एक तरीके से इस तरीके की ग्रुपिंग होने लग गई कि ये कहा जाने लगा, ये माना जाने लगा कि एक के ऊपर अटैक अगर होगा तो ऑल ऑफ देम विल कम टुगेदर. मतलब एक के ऊपर हमला जो है वो सभी के ऊपर हमला माना जाएगा. बाल्कन वॉर्स, ऑल्दो ये अपने आप में एक टॉपिक ऐसा है कि इसके ऊपर एक अलग वीडियो बन सकता है. आई ट्राई टू डू दैट, बट यहाँ पे एज अ कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मेनी बाल्कन नेशंस लाइक सर्बिया, बल्गेरिया, Albania, Greece, Montenegro, they all were under the control of Turkey. इन्होंने एक अलायंस बनाया और टर्की को फर्स्ट बाल्कन वॉर में डिफीट किया. उसके बाद फिर बाल्कन वॉर्स होता है, और जब ये फर्स्ट बाल्कन वॉर में अपने आप को जो है ना टर्की से आजाद करा लेते हैं, फिर क्या होता है, सब्सिक्वेंटली ये जो बाल्कन कंट्रीज थी ये अपने आप में लड़ने लग जाती हैं. बिगेस्ट जो इशू था वो लड़ाई होती है सर्बिया और बल्गेरिया के बीच. यहाँ पे क्या होता है, सर्बिया तो जीत जाता है लेकिन बल्गेरिया वाज डिफीटेड. हियर टर्की वाज डिफीटेड. ये दो जो ये हारने वाली पार्टीज होती है ना, ये दोनों जाते हैं कहाँ, जर्मनी के पास, कि वी आर वी वांट योर हेल्प. सो अब एक अलायंस इस तरीके से बनता है कि द ट्रिपल एंटेंट, दैट इज ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया. एक अलायंस बनता है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड इटली, आई एम सॉरी. और यहां से जर्मनी की हेल्प के लिए वो डिमांड कर लेते हैं टर्की एंड बल्गेरिया. मतलब ये बाल्कन्स भी डिवाइड हो गए. टर्की which was broadly ruled by the Ottoman Empire till that point of time, although Ottoman Empire जो है वो अपने सबसे कमजोर फेज में था, और इसी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है बाल्कन्स का ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट होगा. तो ये एक अलग ही बाल्कन्स में, ये देखिए, ये ऑटोमन एम्पायर था. कॉन्स्टेंटिनोपल, जैसे आज के टाइम पे हम जो है इस्तांबुल कहते हैं, ये और बल्गेरिया. अब नाउ यू कैन अंडरस्टैंड. ऑस्ट्रिया हंगरियन एम्पायर, ठीक है, जर्मन एम्पायर यहाँ है, फ्रांस, इटली. यहाँ पे सर्बिया जो है उसका बल्गेरिया के साथ हो जाता है. इधर ये टर्की है, ठीक है, ये टर्की जो है बल्गेरिया के साथ मिलके जर्मन हेल्प लेने चले जाते हैं. तो ये पूरा एक तरीके से ग्रुपिंग हो चुकी है, मिलिट्री फ्रंट्स बन चुके हैं, और रशियन एम्पायर जो है वो इधर बैठा हुआ है. दैट इज व्हाई दीज वर कॉल्ड एज सेंट्रल पावर्स आल्सो, क्योंकि सेंट्रल यूरोप में थे. अब हम बात करते हैं अल्सास लॉरेन की. अल्सास लॉरेन जो है, आप इस एरिया को देखो, ये जो शेडेड एरिया है, एक तरफ है जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और लग्जमबर्ग. इन सब से घिरा हुआ ये एरिया है. जर्मन यूनिफिकेशन के टाइम जर्मनी को ये मिलता है अल्सास लॉरेन. कहां से? फ्रांस से. फ्रांस को जो है ये अल्सास लॉरेन चाहिए था,
जर्मनी से। अब हुआ क्या, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा गोल्ड डिपॉजिट्स थे, आयरन ओर्स थे, और ये बड़ा स्ट्रैटेजिक है। यू कैन सी हाउ स्ट्रैटेजिक इट इज। बेल्जियम के साथ भी है, फ्रांस के साथ बॉर्डर है, स्विट्जरलैंड के साथ है, लग्जमबर्ग के साथ है। सो दिस वाज वेरी मच क्रिटिकल। व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज? अब हुआ क्या, ऑस्ट्रियन जो प्रिंस था, आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, ये जो है ये बॉस्निया की कैपिटल में थे। और बॉस्नियन गवर्नमेंट को एक्चुअली पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। स्टोरी ये थी इसकी कि ये जो आर्कड्यूक फर्डिनेंड थे, ये जो फ्रांसिस फर्डिनेंड थे, वाज द ऑस्ट्रियन प्रिंस, ही वाज विजिटिंग द Bosnian capital. I'll tell you this. That's just a second. Okay. What happened here? Austrian prince जो थे ना, ड्यूक फर्डिनेंड, ये जाते हैं कहाँ? साराजीवो, विच वॉज दी बॉस्नियन कैपिटल। ठीक है। 28 जून 1914 को। ठीक है। he was actually the nephew, and he was on an official visit to Sarajevo, और एक सर्बियन टेररिस्ट ने एक्चुअली इनका असैसिनेशन किया, और he was assassinated there by a Serbian. ठीक है। बॉस्नियन गवर्नमेंट को जो है ये पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन बॉस्निया ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। Means their internal and their all that intelligence and all that people, they were telling कि नहीं देखिए कुछ गड़बड़ होने वाली है, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। असैसिनेशन होता है, और he and his wife they were shot dead, और इसका इम्पैक्ट ये होता है कि ऑस्ट्रिया जो है वो वॉर डिक्लेयर कर देता है किस पे? सर्बिया पे। ऑस्ट्रिया क्या करता है? डिक्लेयर्ड वॉर ऑन सर्बिया। इम्पैक्ट क्या होता है? रशिया इधर से एंटर हो जाता है, और जो है they never, and they ordered a general mobilization on 29th July. So this, after 1 month actually of this, the war actually starts, और द जर्मन गवर्नमेंट रशिया से ये कहती है, यहाँ जर्मनी आ जाता है। जर्मनी रशिया से ये कहती है कि देखिए आप ऐसा मत करिए, ऑल दिस शुड बी कैंसल्ड। एंड व्हेन रशियंस ने कहा कि ठीक है, हम आपकी बात नहीं मान रहे, हम वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट सर्बिया अगेंस्ट दिस ऑस्ट्रियन aggression, Germany declared on 1st August, क्या हुआ? Germany declared war on Russia. As soon as Germany declared war on Russia, जर्मनी को तो मौका चाहिए था। जर्मनी ने एक और काम किया, बिकॉज इन्होंने अलायंस बना रखा था, तो जर्मनी डिक्लेयर्ड वॉर ऑन फ्रांस टू, ऑन लेट्स से this was on 1st August, on 3rd August, yes. Germany declared war on France. इधर से जर्मन ट्रूप्स ने क्या किया? नो डाउट दे वर वेरी स्ट्रांग। उन्होंने फ्रांस को अटैक करने के लिए बेल्जियम एंट्री किया। आई हैव टोल्ड यू दैट रीजन, बेल्जियम, फ्रांस, एल्सास लॉरेन, ये सारा रीजन जो है ये एक ही साथ था। तो बेल्जियम में ऑन देयर वे टू इन्वेड फ्रांस, दे नेवर हैड इंटेंशन टू इन्वेड बेल्जियम, लेकिन क्योंकि जैसे ही एंटर होते हैं 1839 में एक पैक्ट हुआ था ब्रिटेन और बेल्जियम के बीच, कि बेल्जियम को जो है ब्रिटेन प्रोटेक्ट करेगा। तो ब्रिटेन भी जर्मनी से कहता है देखो, स्टॉप द वॉर, स्टॉप दिस बेल्जियन एग्रेशन। आप फ्रांस पे जा रहे हो ठीक है, लेकिन आप ये स्टॉप दिस एग्रेशन। जर्मनी कहता है सॉरी,
So on 4th August, matlab, you can imagine how fast these things were happening. On 4th August, Britain declared war on Germany. And because अभी तो एक और पार्टी बची हुई है, ये ऑस्ट्रिया जो है, ये तो सर्बिया पे है, रशिया सर्बिया की हेल्प करता है. तो on the very next on 6th of August, Austria declared war on Russia. Means everyone was fighting everyone. Everyone was fighting everyone. So again, I'll tell you the story in a very quick manner. ऑस्ट्रियन प्रिंस का क्या होता है? ऑस्ट्रियन प्रिंस का असैसिनेशन होता है. ऑस्ट्रिया जो है सर्बिया पे वॉर डिक्लेयर करता है. सर्बिया को बचाने के लिए रशिया आता है. रशिया कहता है कि भैया आप बात मान जाओ, मत आओ. रशिया मना कर देता है. तो जर्मनी जो है रशिया पे वॉर डिक्लेयर कर देता है. यहाँ पे जर्मनी को मौका लगता है कि वो फ्रांस पे अटैक करे. फ्रांस पे अटैक करने के लिए जैसे वो बेल्जियम के थ्रू जाते हैं. ब्रिटेन इन 1839 हैड अ पैक्ट विद बेल्जियम टू प्रोटेक्ट देम. ब्रिटेन कहता है वी हैव दिस ट्रीटी जर्मनी से. जर्मनी कहता है सॉरी, हम फ्रांस पे अटैक करेंगे. तो जब ब्रिटेन जो है वो जर्मनी जो है ब्रिटेन की बात नहीं मानते, तो ब्रिटेन जो है वो जर्मनी पे वॉर कर देता है. यहाँ फ्रांस पे अटैक हो चुका है. बेल्जियम बीच में फंसा हुआ है. और इन सब के बीच क्या होता है, ऑस्ट्रिया जो है वो रशिया के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर देता है क्योंकि वो सर्बिया की हेल्प कर रहा है. एंड दिस होल थिंग्स, द होल इवेंट्स एक्चुअली स्टार्टेड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. आई एम नॉट गोइंग इनटू द कोर्स ऑफ वॉर कि किसने किया किसने नहीं, क्या हुआ, कौन कौन से डिफरेंट बैटल्स थी. दैट आर द पार्ट ऑफ हिस्ट्री, ऑप्शनल. वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट. हम जीएस में ही रहें बेहतर है. अब क्या हुआ, so this I've already told you that. Okay, so this was on the 29th July, this was the story that murder of Archduke Franz Ferdinand and his wife. He was the person जिसके assassination से और इन मोहतरमा के assassination से सारी कहानी शुरू होती है. There's a story कि actually a wrong turn caused the First World War. क्योंकि ये एप्रीहेंशन था कि इनके ऊपर अटैक हो सकता है, तो इनके प्लान्स बहुत जल्दी रिवील नहीं हो रहे थे. ही वाज देयर टू विजिट समवन, और जब वो रास्ते में जा रहे थे तो द ड्राइवर टुक द रॉन्ग टर्न विच वाज नॉट द पार्ट ऑफ द प्लान. और जो बंदा जिसने मारा उसका नाम था गैब्रिलो प्रिंसिप. इन्होंने जो है, इस भाई साहब ने जो है ये सारी कहानी वर्ल्ड वॉर की शुरू की. इनका आर्चड्यूक फर्डिनेंड का असैसिनेशन करके. ये मतलब प्लान, ये मारना तो चाह रहे थे, वो सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा तो थे जिसने प्लान किया था, लेकिन क्योंकि वीआईपीज के प्लान्स लाइक चेंज होते रहते हैं ऑल दैट, तो ऑल ऑफ अ सडन इनका प्लान भी चेंज होता है आर्चड्यूक फर्डिनेंड का. लेकिन इनके ड्राइवर को नहीं पता होता कि प्लान चेंज हो चुका है. ही फॉलोड द ओल्ड पाथ एंड ही वाज assassinated. That started the First World War. Now the consequences. रूल ऑफ किंग एंडेड इन जर्मनी. अब वर्ल्ड वॉर हम सीधे 1918 में आते हैं. यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 जो है खत्म हो चुका है. 1 करोड़ से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं. जर्मनी विल बिकम अ रिपब्लिक ऑन नवंबर 1918. एम्परर कैजर विलियम 1, विलियम लिख लो या विलहेम 2, आई एम सॉरी, ही फ्लेड टू हॉलैंड. अनएम्प्लॉयमेंट एंड फेमाइन, ऑब्वियसली हर वॉर की कीमत होती है. रशियन एम्पायर का भी फॉल हो जाता है. अक्टूबर रेवोल्यूशन रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ यूएसएसआर इन 1922. यूएसए इमर्ज एज अ सुपर पावर. अब ये जो है ना, ये अंकल सैम हमारे किसी कहानी में थे ही नहीं. ये आ जाते हैं. ये कहां से आते हैं? ये सिर्फ ना आर्म सप्लाई कर रहे थे, और ये आर्म्स जो सप्लाई कर रहे थे क्रेडिट पे कर रहे थे कि ले जाओ, उधार पे ले जाओ, बाद में दे देना. और ये कर किसको रहे थे? ये सबको नहीं कर रहे थे. ये सिर्फ जो ट्रिपल एंटेंट था ना, कौन सा, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया वाला, ये सिर्फ उसे सप्लाई कर रहे थे. ये सेंट्रल पावर्स को सप्लाई इनका नहीं था. और कहीं ना कहीं इसने शुरू किया ये जो यूरोपियन सुप्रीमेसी था उसको एंड किया. जापान का बहुत बड़ा रोल था.
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जापान जो है एशियन सुपर पावर बन के इमर्ज होता है, द इंपीरियलिज्म ऑफ जापान इमर्जेस। ये अलग से देखेंगे हम, जापानीज इंपीरियलिज्म। जापान जो है वो होता है जो कई नए देश निकल के आते हैं, पोलैंड, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया जो है नए देश बनते हैं। बाल्टिक जो एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया ये इंडिपेंडेंट होते हैं। ऑटोमन्स खत्म हो जाता है। न्यू बाउंड्री लाइंस वर ड्रॉन फॉर ऑस्ट्रिया, जर्मनी, टर्की। ये जो तीनों पार्टी थी इनको नई जो मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस था एशिया और अफ्रीका में, हमारे यहाँ भी आप देखोगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऑल ऑफ अ सडन एक गियर जो है वो चेंज होता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड ऑल दैट स्टोरी स्टार्टेड। लीग ऑफ नेशंस एस्टैब्लिश होता है, एल्सास लॉरेन जो है वो फ्रांस को चला जाता है। जर्मन कॉलोनीज वर शेयर्ड। सार कोल्ड फील्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट था जर्मनी के लिए, वो जर्मनी को छोड़ना पड़ता है। पॉलिश कॉरिडोर जो इंपॉर्टेंट था जर्मनी के लिए, वो जर्मनी को छोड़ना पड़ता है। सिटी ऑफ डैनजिग इंडिपेंडेंट हो जाता है। मोनार्की वाज अबॉलिश्ड इन जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की एंड रशिया, सब जगह। एंड हार्श क्लॉजेस ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साई finally resulted in the Second World War. Now, what was this Treaty of Versailles? This we are going to discuss in the next video. So, this is the question, this is the type of question that you will see in your mains examination. या तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि what were the causes of the First World War. आप इसको I'm sorry, आप इसको चाहो तो थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हो, जैसे ब्रिटिश एग्रीमेंट विथ रशिया, जैसे 19 कॉजेज की अगर हम बात करें, कुछ और अगर हम एक्सपैंड करना चाहें, सो ब्रिटिश एग्रीमेंट विथ रशिया 1907 में ये हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि बिकॉज दे वर सेइंग दैट जर्मन्स वर इन अ हॉस्टाइल मूड, तो फ्रांस और रशिया ने एक्चुअली फ्रांस और ब्रिटेन ने जो है रशिया को कैप्चर किया, कैप्चर इन द सेंस मेंटली, और उन्होंने कहा कि ठीक है आप हमारी पार्टनरशिप में आ जाओ। और रशियन पीपल जो है वो उन्होंने, और वहाँ पे उन्होंने एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स जो हैं वो स्प्रेड आउट करना शुरू कर दिए, तो ये था। उसके अलावा बाल्कन वॉर्स हम डिस्कस कर ही चुके हैं। इकोनॉमिक इश्यूज भी आप देख सकते हो इफ यू वांट। the causes of which became the imperial expansion भी एक reason था जो भी हमने देखा। So these were like the major reasons, and why Europe became the center, because Europe was still dominating the rest of the world by 1914, अगर जब हम World War I की शुरुआत की जब हम बात करें। So this was it about First World War. Questions दो ही तरीके के होंगे। पहला ये पूछा जाएगा what were the causes और consequences। इन्हीं दो क्वेश्चंस के अराउंड आपकी पूरी वर्ल्ड वॉर 1 की कहानी रहेगी जीएस पेपर 2 में फॉर मेंस। So I hope this is beneficial to you. Do give your valuable comments, and we'll continue this world history series. Next lecture will be on Treaty of Versailles and जो अदर दूसरी भी treaties हुई थी। Treaty of Versailles was very critical, और भी दूसरी treaties हुई थी वो भी हम देखेंगे। And then we'll follow with the League of Nations, why League of Nations failed and what were the how it was formed and how it got failed. So this is what we are going to study in the coming videos. So keep watching these videos and do spread the word. Have a great time. Stay safe, stay healthy. Thank you so much.